आज का टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इससे पहले जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग कंसोलिडेशन के अंदर पढ़े थे सेटलमेंट के बारे में। तो सेटलमेंट के जो बेसिक फार्मूले हैं, जो बेसिक सेटलमेंट का थ्योरी है, वह कंसोलिडेशन से ही क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे हम लोग सेटलमेंट ऑफ शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शैलो फाउंडेशन के सेटलमेंट के लिए कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट प्रेशर का भी रोल होता है। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बिलो द फाउंडेशन लेवल, वह इंटेंसिटी कितनी है, वह बहुत इफ़िशिएंट होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है सेटलमेंट के एस्पेक्ट में। तो सब कॉन्टैक्ट प्रेशर हम लोग पढ़े थे। कॉन्टैक्ट प्रेशर दो केस के लिए हम लोग पढ़ते हैं, एक फ्लेक्सिबल फुटिंग और दूसरा रिजिड फुटिंग। और रिजिड फुटिंग के केस में हम लोग पढ़ते सेटलमेंट जो होता है यूनिफॉर्म होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो वेरी करता रहता है एलोंग द विड्थ ऑफ फुटिंग, एलोंग द डायमेंशन विड्थ और लेंथ, उसके एलोंग वेरी करेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल फुटिंग के केस में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो यूनिफॉर्म होता है और सेटलमेंट क्या करता है, वेरी करता रहता है। तो दोनों हम लोग ये कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। आज केवल सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सेटलमेंट बेसिकली सेटलमेंट का जो थ्योरी है हम लोग पढ़े थे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास ड्यू टू एनी स्टैटिक लोड अंडर एनी स्टैटिक लोड। तो ये हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के अंदर पढ़े थे। अब कोई सॉइल मास है, उसके वॉल्यूम में किस तरह से डिक्रीमेंट हो सकता है, कैसे डिक्रीज होगा। तो हम लोग पढ़े थे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब टोटल अगर वॉल्यूम हम लोग लिख रहे हैं सॉइल सैंपल का, तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर इन तीनों टर्म्स में कोई भी चेंजिंग होगा, इस तीनों टर्म में कोई भी डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई भी डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीज हो रहा है तो टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तीनों कंपोनेंट है इसके ये अगर डिक्रीज हो रहा है, वो ये रिड्यूस हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम सॉइल सैंपल का रिड्यूस होगा। तो जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो पहला होता है प्री कंप्रेसिबिलिटी, और जिसे को हम लोग बोलते हैं कंपैक्शन या इनिशियल कंप्रेशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं कंपैक्शन। तो कंपैक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, किसी डायनामिक लोड या किसी मैकेनिकल टूल्स की हेल्प से हम लोग लोडिंग लगाते हैं, और यह इमीडिएट लोडिंग होता है, सडन लोड हम लोग लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एयर रिलीज होता है, एयर वायर्स के अंदर से रिलीज हो जाता है, और कंप्लीटली हम लोग कंपैक्शन प्रोसेस के अंदर एयर को डिक्रीज करते हैं, एयर को रिड्यूस करके ज़ीरो करते हैं। अब वह तो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग कंपैक्शन प्रोसेस का मतलब ये है डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एनी लोड, एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एनी इमीडिएट लोड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपैक्शन। तो कंपैक्शन प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट जो कंप्रेसिबिलिटी है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंपैक्शन, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब जब एयर रिमूव होता है तो टोटल वॉल्यूम देख रहे हैं सोइल सैंपल का रिड्यूस हो रहा है। तो अगर इस केस में अगर इनिशियल हम लोग स्टैटिक लोड लगाते हैं, चाहे वो कोई भी सोइल सैंपल है, और एयर रिमूव हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा सोइल का, श्रिंक करेगा सोइल, वर्टिकली मूवमेंट होगा। यानी पहले किसी लेयर पे अगर कोई सोइल सैंपल हम लोग किसी रखे हैं, और वहाँ पे किसी टाइम T1 पे देख लिए हैं यह है, और उसको कंपैक्शन किए, उस पर लोडिंग लगा, और या फिर अब लेयर जो टॉप लेयर है किसी टाइम T2 पे अब यहाँ पे आ गया है एयर निकलने के बाद, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट। अब फाउंडेशन के नीचे, अगर ये फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के नीचे भी सोयल होती है, तो इस पर लोड लगेगा ड्यू टू सुपर स्ट्रक्चर लोड। अब इसके अंदर भी यही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी होती है। तो अगर एयर रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे भी सेटलमेंट होगा। तो कंपैक्शन के कारण अगर सेटलमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, यानी सडन लोडिंग के कारण हो रहा है, कुछ इमीडिएट लोडिंग के कारण हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, इमीडिएट सेटलमेंट उसको बोलेंगे। हाँ, उसके बाद वाटर रिलीज होता है। जब हम लोग ऊपर से लोड स्टैटिक ही बनाए हैं, लोड लगाए हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक लगाए हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है, एयर रिलीज होने के बाद वाटर भी रिलीज होने लगता है। और वाटर रिलीज हो रहा है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। अगर सोयल के वॉइड से वाटर रिलीज हो रहा है, स्केप कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल भी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे भी अगर डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम तो वर्टिकल शिफ्टिंग होगा और यहाँ पे भी सेटलमेंट होना है। तो चूँकि कंसोलिडेशन दो टाइप की होती है, तो हमारे यहाँ पे उस दोनों टाइप के बेसिस पे सेटलमेंट भी होगा, और उस सेटलमेंट के बेसिस पे हम लोग उनका नाम पढ़ते हैं प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। क्योंकि कंसोलिडेशन दो टाइप की होती है, प्री कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्री कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है कि वाटर रिलीज होता है पूरा का पूरा, वायर्स के अंदर वाटर होता है, और प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा वाटर स्केप नहीं कर जाएगा वायर से, तब तक प्री कंसोलिडेशन होता है। जब पूरा का पूरा वाटर स्केप कर जाएगा तो उसके बाद केवल अब वायर्स बचेगा, और वायर्स और सॉलिड पार्टिकल बचेंगे। अब अगर लोड वही है, वही लोड लगा है, या लोड थोड़ा सा इंक्रीज भी हो रहा है, तो क्या होता है कि वायर्स के टुवर्ड्स जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो मूव करने लगते हैं, और धीरे धीरे आईडी की वैल्यू बढ़ने लगता है, यानी पैकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पार्टिकल का, सॉलिड पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होने लगता है, और सॉलिड पार्टिकल वायर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जहाँ पे यह प्रोसेस हो रहा है प्री कंसोलिडेशन होने के बाद, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब वहाँ पे भी जो अरेंजमेंट है सॉलिड पार्टिकल का, वह आपका टुवर्ड्स वायर्स हो रहा है, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो उसको भी उस सेटलमेंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट। तो अगर ओवरऑल या फाइनल रिजल्टेंट सेटलमेंट की हम लोग बात करें तो टोटल सेटलमेंट इक्वल टू होता है इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो अगर कहीं टोटल सेटलमेंट हमसे कोई पूछ रहा है तो बोलेंगे टोटल सेटलमेंट इज द सम ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो फार्मूला ये हो जाएगा हमारा, एक्सप्रेशन अगर याद रखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एस इक्वल टू एस आई प्लस एस पी प्लस एस एस। हाँ, एस आई को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट सेटलमेंट, और इसको इलास्टिक सेटलमेंट भी बोलते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट शॉर्ट इंटरवल में होता है, अप्रोक्सीमेटली विद इन 7 डेज 10 डेज के अंदर ये आपका इमीडिएट सेटलमेंट हो जाएगा। अब क्ले के अंदर जो इमीडिएट सेटलमेंट होता है, अब वो हम लोग निगलेक्ट करते क्यों, क्योंकि क्ले के अंदर कोई भी सेटलमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, क्योंकि वायर्ड में जो वायर्स के अंदर वाटर होता है क्ले के केस में, पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं क्ले के केस में, तो जो इंटरलॉकिंग होता है वो एक स्टिकी नेचर का होता है, बहुत हार्ड होता है, तो धीरे जो वाटर है वो इजीली रिलीज नहीं हो पाता क्ले के केस में। तो क्ले में जो सेटलमेंट है, अगर एयर ही रिलीज हो रहा है, तो अगर एयर ही हमारा रिलीज हो रहा है क्ले के केस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इमीडिएट सेटलमेंट वहाँ पे इनसफिशिएंट या इनफेक्टिव तरीक़े से होता है। लेकिन अगर हम लोग इमीडिएट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो सैंड अगर है सोयल, तो सैंड के लिए हम लोग इमीडिएट सेटलमेंट सबसे इफ़िशिएंट होता है। यानी अगर सैंडी सोयल है और वहाँ पे हम लोग ऊपर से कोई लोड लगा रहे हैं तो एयर तुरंत रिलीज होएगा, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अगर कोई सेटलमेंट देखने के लिए मिलेगा तो वो इमीडिएट सेटलमेंट होता है।
तो वही आपके यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है कि इन क्ले SI इज नेग्लेक्टेड, द सेटलमेंट इज ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ सॉइल विदाउट ए चेंज इन वॉल्यूम और वाटर कंटेंट। तो अब इसमें एयर रिलीज होता है, इसलिए शेप कोई चेंज नहीं होता, केवल एयर बाहर निकल जाता है इमीडिएट सेटलमेंट के अंदर। तो वही इसके अंदर बोला है कि यह सेटलमेंट जो होता है ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ सॉइल विदाउट ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वाटर भी रिलीज नहीं होगा, वॉल्यूम तो रिड्यूस होता ही है, शेप भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें अगर सेटलमेंट वर्सेस लोडिंग सेटलमेंट वर्सेस टाइम, अगर हम लोग कर्व देखें यहाँ पे कर्व देखेंगे तो ये सेटलमेंट है और यहाँ पे टाइम ले रहे हैं या लोडिंग ले रहे हैं। तो जो इमीडिएट सेटलमेंट है बहुत ही स्मॉल टाइम के अंदर, यहाँ पे देखेंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर यह सेटलमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद सेटलमेंट स्टार्ट होता है प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो धीरे धीरे अगर टाइम बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वाटर रिलीज होगा और प्री कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी भी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, धीरे धीरे होता है। तो उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन, यानी यह सीक्वेंस में होता है, पहले इमीडिएट सेटलमेंट होगा, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, उसके बाद सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है। इसका मतलब यह है प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट होने से पहले आपका इमीडिएट सेटलमेंट कंप्लीट हो चुका होगा और सेकेंडरी सेटलमेंट होने से पहले आपका प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट कंप्लीट हो गया होगा। तो यह सीक्वेंस में होता है। अब कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। इस नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया है, SI इज़ नॉट टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट। अब SI में बताया कि इमीडिएट सेटलमेंट बहुत शॉर्ट इंटरवल में होता है, तो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे सेटलमेंट बढ़ेगा, वो बहुत शॉर्ट इंटरवल में हो जाता है। इमीडिएट सेटलमेंट होता है, तुरंत का तुरंत होगा। जबकि जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट है उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे ये सेटलमेंट होता रहता है। तो याद रखेंगे इमीडिएट सेटलमेंट टाइम नॉट टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट एंड SP यानी प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन आर टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट। फॉर ग्रेनुलर सॉयल और कोहेजनलेस सॉयल और सैंडी सॉयल जो SI की वैल्यू है, इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू है, वह सबसे ज़्यादा होता है, यानी इफ़िशिएंट इफ़ेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ कि टोटल सेटलमेंट 100% है तो SI की वैल्यू, तो SI की वैल्यू में जो सैंडी सॉयल के लिए है वह 99% मान के चले, 90% मान के चले, सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट होगा वो सैंड के अंदर पाया जाता है। तो फॉर ग्रेनुलर सॉयल SI इज़ द इंटायर सेटलमेंट। तो अगर सैंडी सॉयल है इसका मतलब ये है कि अगर 100% सेटलमेंट हुआ है तो इसमें SI की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा अगर सैंडी सॉयल है। नेक्स्ट पॉइंट, इनऑर्गेनिक क्ले, अगर इनऑर्गेनिक क्ले है तो वहाँ पे प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा पार्ट में होगा। तो अगर इनऑर्गेनिक क्ले है इसका मतलब ये है कि आप जान लीजिए कि तीनों सेटलमेंट में सबसे ज़्यादा सेटलमेंट कौन होगा, प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा। और अगर ऑर्गेनिक क्ले है तो वहाँ पे सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट सबसे ज़्यादा होता है तीनों में से। अब 3 सेटलमेंट हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या फार्मूले होते हैं जिससे ये सेटलमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इमीडिएट सेटलमेंट को बोलते हैं इलास्टिक सेटलमेंट। तो इलास्टिक सेटलमेंट दोनों के लिए हम लोग पढ़ते हैं, क्ले के लिए और सैंड के लिए क्या क्या फार्मूला होता है। तो फॉर सैंड पहला कंडीशन है फॉर सैंड और कोहेजनलेस सॉइल। तो सैंड के लिए जो इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू है यह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कोन पेंट्रेशन टेस्ट होता है उसका जो डेटा है उस डेटा के हेल्प से हम लोग सैंड के लिए इमीडिएट सेटलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया, स्टैटिक कोन पेंट्रेशन
टेस्ट डेटा आर यूज टू कैलकुलेट इमीडिएट सेटलमेंट एंड इज गिवन एज। तो जो डेटा होगा अब उस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होगा, एस आई इमीडिएट सेटलमेंट इक्वल्स टू एच नॉट अपॉन सी एस, एच नॉट अपॉन सी एस लॉग एच नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा बार लॉग एच नॉट लॉग, ये तो टर्म्स हम लोग पढ़ लिए कैसे आता है, अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एच नॉट डिवाइड बाई सी एस लॉग सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें एच नॉट हम जानते हैं इनिशियल थिकनेस या इनिशियल टोटल थिकनेस ऑफ सोयल ये होगा, और सिग्मा नॉट बार की वैल्यू क्या होती है, तो इनिशियल ओवरबर्डन स्ट्रेस या इफेक्टिव स्ट्रेस, एंड डेल्टा सिग्मा बार इक्वल्स टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन प्रेशर या इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस या ओवरबर्डन प्रेशर। वेयर सी एस इक्वल्स टू क्या है, सी एस की वैल्यू क्या निकालते हैं, सी एस इक्वल्स टू होता है 1.5 सी आर डिवाइड बाई सिग्मा नॉट बार इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस और ओवरबर्डन प्रेशर। वे सी आर इक्वल्स टू, सी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, सी आर को बोलते हैं स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस वैल्यू। तो वहाँ पे सी आर की वैल्यू कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर पता रहेगा सी आर की वैल्यू, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस वैल्यू, जिसकी वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। एच नॉट इनिशियल थिकनेस ऑफ सोयल लेयर है, और डेल्टा सिग्मा नॉट बार की इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ सोयल लेयर। तो जहाँ पे अगर मान लीजिए ये सोयल लेयर है, तो जब भी हमने सेटलमेंट कैलकुलेट करना होगा तो सेंटर को रेफरेंस लेके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा नॉट बार की वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। डेल्टा सिग्मा बार इक्वल्स टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ सोयल। अब ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई करेंगे इमीडिएट सेटलमेंट निकालने के लिए फॉर सैंड के लिए। सेकंड हम लोग देखते हैं फॉर क्ले के लिए या क्वेसी सोयल के लिए इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है। तो अगर सोयल है तो इन सेचुरेटेड क्ले देयर इज इनसिग्निफिकेंट इमीडिएट सेटलमेंट बिकॉज पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट डेसिपेट इमीडिएटली। तो मैं बताया था कि जो क्ले के अंदर इमीडिएट सेटलमेंट इसलिए इनइफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ वाइड्स के अंदर जो वाटर है वह इजीली रिलीज नहीं होता है, वह धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए इमीडिएट सेटलमेंट क्ले में इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। तो लिखा वही इन सेचुरेटेड क्ले देयर इज इनसिग्निफिकेंट इमीडिएट सेटलमेंट बिकॉज पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट डेसिपेट इमीडिएटली। हाउएवर स्मॉल इलास्टिक सेटलमेंट, तो इसका मतलब ये है कि नहीं होगा लेकिन कुछ परसेंट होता है। अब वो कुछ परसेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड कैन अकर ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले पार्टिकल। तो अब चूँकि क्ले पार्टिकल है तो इसमें डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन तो बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल की जो साइज़ है वो बहुत कम साइज़ की होती है, तो उसके कारण ही हो जाएगा इमीडिएट सेटलमेंट। तो अब वो फार्मूला हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो ये जो फार्मूला है सेटलमेंट इमीडिएट सेटलमेंट फॉर क्ले के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये इससे गेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IAS के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फार्मूला क्या है फॉर क्ले के लिए इमीडिएट सेटलमेंट, तो SI इक्वल्स टू QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IF डिवाइड बाई ES। QB 1 माइनस म्यू स्क्वायर IF डिवाइड बाई ES, वेयर Q इक्वल्स टू नेट यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। तो वही कॉन्टेक्ट प्रेशर की वैल्यू या अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल की वैल्यू क्या है वो पुट करें, वही होता है Q। B क्या होता है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, B क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन।
यानी विड्थ ऑफ फाउंडेशन जो लिस्ट डायमेंशन होगी डेप्थ के छोड़ करके जो भी डायमेंशन दिया होगा बेस का वो हम लोग लेते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन। 1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर को बोलते हैं पॉइजन रेशियो ऑफ सोयल, और सोयल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.35 से 0.5 के बीच में लाई करता है, 0.35 से 0.5 के बीच में लाई करेगा। और ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सोयल, ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सोयल। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सोयल की वैल्यू क्या होती है, 0.1 से 1 के बीच में लाई करता है, इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। IF होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर और सेफ फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू L/B रेशियो, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशन रेशियो। IF को बोलते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर और सेफ फैक्टर विच डिपेंड्स ओनली ऑन L/B लेंथ अपॉन विड्थ रेशियो। अब इन्फ्लुएंस फैक्टर के लिए टेबल है वो फॉलो करते हैं, तो ये वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया होगा, न्यूमेरिकल है, इस पे बेस्ड है, और अगर तो वहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो सेफ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया है कॉलम सेफ फर्स्ट फ्लेक्सिबल फुटिंग एंड नेक्स्ट रिजिड फुटिंग, तो ये फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए है, ये रिजिड फुटिंग के लिए। अगर सर्कल शेप दिया है और फुटिंग टाइप आपका फ्लेक्सिबल है तो उस केस में IF की वैल्यू लेते हैं 0.85 एंड रिजिड फुटिंग है तो उस केस में IF की वैल्यू होता है 0.8, स्क्वायर है तो उस केस में 0.95, और अगर रिजिड फुटिंग है तो उस केस में 0.9 लेते हैं, उस केस में 0.9। फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग तो रेक्टेंगुलर में LB होगा, ये सर्कुलर और स्क्वायर में तो दोनों डायमेंशन सेम था, तो बहुत इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। सर्किल के केस में 0.85 और रिजिड के लिए 0.8, फ्लेक्सिबल के लिए यहाँ पे 0.95, 0.9, रेक्टेंगुलर है तो इफ़ L/B रेशियो इज इक्वल टू 1, if L/B ratio is equal to 1, then flexible footing, for flexible footing influence factor is equal to 0.95 and 0.9, same value for square. L/B ratio is equal to 1.5, then influence factor for flexible footing 1.2, 1.09। L/B अगर आपका इक्वल टू 2 है तो उस केस में वैल्यू फॉर फ्लेक्सिबल फुटिंग 1.31 एंड रिजिड फुटिंग 1.22, 1.22, तो ये वैल्यू होता है आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे इमीडिएट सेटलमेंट है, अगर मेंशन किया है और डेटा दिया है आपका कौन पेनिट्रेशन टेस्ट का, या आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस फैक्टर, पॉइजन रेशियो, ये सब वैल्यू अगर दिया है तो हमें वहाँ से आइडिया लगाते हैं कि इमीडिएट सेटलमेंट कैलकुलेट करना। अदरवाइज जो मैक्सिमम सेटलमेंट होता है वो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट हम लोग उस केस में अप्लाई करेंगे जहाँ पे रिकम्प्रेशन होता है, रिकम्प्रेशन प्रोसेस होगा और वहाँ पे रिकम्प्रेशन कोफिशिएंट दिया है, कोफिशिएंट की वैल्यू दिया है, तो उस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन यूज प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो जो मेजर या इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट का ही है, जो हमें याद करके चलना है, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल होंगे वो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट के फार्मूले के बेस्ड होंगे। तो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट अगर हम लोग तीनों सेटलमेंट से कंपेयर करें
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर रोल होगा सेटलमेंट में वो भी प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट, और जो न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो भी प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट पे बेस्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके बाद जो पूरा फोकस करने वाले हैं वो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट के ऊपर करने वाले हैं। तो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट हमें पता है कि प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट अगर वॉइड से वाटर रिलीज हो रहा है तो उस केस में प्री कंसोलिडेशन होता है, और उसके कारण जो सेटलमेंट हो रहा है, जो वर्टिकल शिफ्टिंग हो रही है, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट अगर बहुत सारे टर्म्स हैं सेटल होने के, वाइड्स अगर वाइड्स के अंदर से वाटर रिलीज हो रहा है तो टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कैसे प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग केस लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट केस हम लोग लेके चल रहे हैं व्हेन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट फर्स्ट कंडीशन व्हेन चेंज इन वाइड रेशियो इज नोन। अगर वाइड रेशियो के बारे में आपको पता है कि इनिशियल में वाइड रेशियो सोइल का क्या था, और जब एयर आपका वाटर रिलीज हो गया अंडर लोडिंग, तो फिर फाइनल लास्ट में वाइड रेशियो कितना है, तो अगर ये चेंजिंग पता है, ई के बारे में आपको पता है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो वैसे हमें फाइनल जो आंसर है, फाइनल अगर आंसर निकालेंगे तो प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी डेल्टा एच इक्वल्स टू एच नॉट इंटू डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट, ये फाइनली आता है। अभी आता कैसे है, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे रिलेशन कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई 1 प्लस ई वाइड रेशियो, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर टोटल वॉल्यूम हम लोग यहाँ से लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1 प्लस ई लिख सकते हैं, 1 प्लस ई। और टोटल वॉल्यूम अगर हम लोग बात करें, टोटल वॉल्यूम की बात करें, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड। अगर फर्स्ट हम लोग इनिशियल कंडीशन की बात करें एट टाइम T1 की बात कर रहे हैं, जब वाटर रिलीज स्टार्ट हो रहा है रिलीज होना, तो किसी टाइम T1 पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं T2, और एट टाइम T2 पे हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल लोड, अगर हम लोग निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो यानी T1 से लेके T2 के बीच अगर हम लोग डिफरेंस निकालें कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यह आएगा हमारा चेंज इन वाइड रेशियो। तो चेंज इन वाइड रेशियो, तो टोटल वॉल्यूम चेंज डिवाइड चेंज इन, ये हो गया। अब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो चेंज इन वाइड रेशियो तो है ही, वाइड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाइड है, और टोटल वॉल्यूम को जगह हम लोग लिख सकते हैं बी एस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन वाइड रेशियो, और ब्रैकेट में 1 प्लस ई है ही, तो 1 प्लस ई। अब यहाँ पे टोटल चेंज इन टोटल वॉल्यूम, तो क्रॉस सेक्शनल, जैसे मान लीजिए हम लोग सोयल सैंपल ये ले रहे हैं, अब इसके अंदर रखा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एरिया में चेंज नहीं हो रहा, किसमें चेंज होगा, डेप्थ में, हाइट में चेंज होगा। तो अगर हम लोग चेंज इन वॉल्यूम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन अगर वॉल्यूम लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे, तो डेल्टा एच, डेल्टा वी की जगह डेल्टा एच इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे इनिशियल क्या होगा, तो एच नॉट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इधर हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या था, डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट, इनिशियल में वाइड रेशियो कितना था, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, वो क्या बचेगा एक्सप्रेशन, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट। तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो मैं अगर वाइड रेशियो के टर्म में बात कर रहा प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट फाइंड आउट करने के लिए वाइड रेशियो के टर्म में, तो हमें याद रखना है कि एस पी प्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा एच नॉट इनिशियल थिकनेस ऑफ सोयल लेयर इनटू डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशियो,
तो एच नॉट वही है इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल लेयर एंड डेल्टा एच इक्वल टू अल्टीमेट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट ई नॉट इनिशियल वॉइड रेशियो एंड डेल्टा ई चेंज इन वॉइड रेशियो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन. सेकेंड केस है इफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन. वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन. तो वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं. एम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी. तो हम लोग वहाँ पे कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे एम वी कोस्ट होता है ए वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट. अब ए वी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. ए वी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और ये फार्मूला होता है माइनस डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा बार. ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे. ए वी इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और ये होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस. निगेटिव साइन अगर हम लोग निगेटिव साइन किस लिए यूज कर रहे हैं कि डिक्रीज इन वॉइड रेशियो ड्यू टू चेंज इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस. तो इसलिए निगेटिव साइन यूज करते हैं कि हम लोग ये चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए निगेटिव साइन यूज कर रहे हैं. तो एम के टर्म में अगर हमसे कोई प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट पूछ रहा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग ऊपर फार्मूला पढ़े थे डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल डेल्टा ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट. ये पढ़े थे. अब इसमें ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डेल्टा सिग्मा बार से मल्टीप्लाई कर दी. तो ऊपर का जो डेल्टा ई है यानी ऊपर का जो डेल्टा ई है और नीचे का जो डेल्टा सिग्मा बार है तो यह एक्सप्रेशन दिखाई देने लगेगा डेल्टा ई डिवाइड बाई डेल्टा सिग्मा बार. तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ए वी. तो वही हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू ए वी. ऊपर हो गया ए वी डिवाइड बाई नीचे क्या है 1 प्लस ई नॉट रहेगा ही और एक डेल्टा सिग्मा बार आपका सिग्मा बार है. तो अगर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में अगर हमसे बोल रहा है कि प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करिए, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो इस केस में हो जाएगा एच नॉट ए वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट और इंटू डेल्टा सिग्मा बार. ये फार्मूला हो जाएगा. ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के टर्म ए वी के टर्म. अब ए वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई नॉट की जगह हम लिख सकते हैं एम वी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एम वी. तो एम वी के टर्म में हमसे पूछ रहा है, अगर एम वी के टर्म में हमसे पूछ रहा है तो एम वी के टर्म में फार्मूला हो जाएगा एम वी के टर्म में. तो एम वी इक्वस्ट हो जाएगा एम वी इसके टर्म में पूछ रहा है तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट एस पी इक्वस्ट हो जाएगा एच नॉट एम वी इंटू डेल्टा सिग्मा बार. ये फार्मूला हो जाएगा इंटू डेल्टा सिग्मा बार. नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन सी सी इज नोन. अब सी सी अगर दिया तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेसिक फार्मूला से ही हम लोग जनरेट करेंगे. तो बेसिक फार्मूला हम क्या ड्राइव किए थे इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाई ई नॉट